देखिए स्टूडेंट्स, हम अपना नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है भाई, तो अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपन पढ़ने जा रहे हैं भाई, ध्यान रखना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हिंदी में इनको बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। क्या कहते हैं इनको? उपसहसंयोजक यौगिक। ठीक है भाई, जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनके लिए मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपके पास पहले जाना चाहता हूँ। वहाँ पे आप पढ़ते हो, एक तो सिंपल साल्ट पढ़ते हो, ठीक है, एक डबल साल्ट पढ़ते हो और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप पढ़ते हो वहाँ पे। ठीक है, जो डबल साल्ट होते हैं वो एडिशन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, डबल साल्ट क्या होते हैं? एडिशन कंपाउंड होते हैं। और डबल साल्ट को जब आप ऐड कर दोगे तो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके बनते हैं। सिंपल साल्ट जैसे आप मान लो NaCl हो गया, जो सिंपल पार्टिकल से मिलकर बना होता है या सिंपल आयन से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं? आप सिंपल साल्ट कहते हो। उनको क्या कहते हो आप? सिंपल साल्ट आप उनको कहते हो। फिर डबल साल्ट क्या होते हैं? जो आपके सिंपल साल्ट से मिलकर बने होते हैं वो क्या होते हैं? डबल सॉल्ट होते हैं। ठीक है, जैसे फिटकरी हो गया, अब जिसको आप पोटासियम कहते हो, मोहर साल्ट हो गया, मोहर लवण हो गया, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट जिसको आप कहते हो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके डबल साल्ट के। तो वो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको नहीं बता रहा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपने पढ़ रखा है, क्योंकि वो पूछा तो जाता नहीं है। एक तो आपने पढ़ रखा है सिंपल सॉल्ट, ठीक है, एग्जाम्पल NaCl KCl। दूसरा आपने पढ़ रखा है डबल सॉल्ट। ये डबल सॉल्ट कहाँ से बनते हैं? फ्रॉम एडिशन ऑफ सिंपल सॉल्ट। ठीक है, जो सिंपल सॉल्ट होंगे अगर आप उनको मिक्स कर देते हो तो क्या बन जाएंगे? आपके डबल सॉल्ट बन जाएंगे। एग्जांपल्स बताओ इसके, एग्जांपल्स बताओ इसके। पोटासियम क्या होंगे? पोटासियम, जिसको आप फिटकरी कहते हो। क्या कहते हो? फिटकरी आप कहते हो। फॉर्मूला बताओ इसका। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। ठीक है, ये जो डबल साल्ट होते हैं इनको आप एडिशन कंपाउंड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? एडिशन कंपाउंड। और जो एडिशन कंपाउंड में तीसरा आपके पास आएगा वो आएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकुल यौगिक। ठीक है, क्या होंगे? संकुल यौगिक। क्या होते हैं? क्या होते हैं? जो डबल साल्ट की मिक्सिंग से बनते हैं, एडिशन से बनते हैं, वो क्या होते हैं? आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। आप सुनना, इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे आप। जो सिंपल साल्ट होते हैं, ठीक है, जो सिंपल साल्ट होते हैं, जब आप उनको ब्रेक्स करते हो, जब आप उनको आयनाइज करते हो, जब आप उनको वाटर में डिसोल्व करते हो तो ये आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। ओरली बता रहा हूँ, ध्यान रखना, लिखवा नहीं रहा। जो सिंपल साल्ट या डबल साल्ट होते हैं, जब आप इनको वाटर में डिसोशिएट करते हो, आयोनाइज करते हो, तो ये अपने आयंस में क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू, ये जो आपके दोनों साल्ट हैं ये क्या होते हैं? कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर आयंस। ठीक है, ये कंप्लीटली आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। और जब आप इनका टेस्ट करते हो, तो ये उन सभी आयनों का टेस्ट दे देते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। ठीक है, जब आप इनको वाटर में डिसोल्व करते हो और इनका टेस्ट करते हो आयंस का, तो ये उन सभी आयनों का टेस्ट आपको दे देते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। जैसे NaCl है, ये कहीं से बना है? Na+ और Cl- से बना है। तो ये आपको पर्टिकुलर सेपरेट टेस्ट देगा, Na+ का अलग से टेस्ट देगा, Cl- का टेस्ट अलग से देगा। ऐसे जो आपका फिटकरी होती है,
पोटाशियम होता है वो भी आपका, दूसरा एग्जाम्पल और लिख सकते हो आप यहाँ पे, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट, फेरस अमोनियम सल्फेट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, आपके अलग अलग जो पार्टी इसके आयंस हैं, जैसे मान लो ये कहाँ से बना है, K+ से बना है, SO4 2- से बना है, Al+3 से बना है, ठीक है, ये इन आयंस से बना है। तो इन सब आयंस का अलग अलग आपको टेस्ट मिलेगा, इन सब आयंस का अलग अलग आपको टेस्ट मिलेगा। और ये जो आयंस होते हैं ना, जो सोल्ट होते हैं, ये लूज देयर आइडेंटिटी, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं किसमें, इन सॉल्यूशन फेज, लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। ये जो सोल्ट है ना, अपनी जो आइडेंटिटी है उसको लूज कर देते हैं, जैसे फिट करिए आपने फिट करो, जैसे पानी में डाला और उसको डिजोल्व कर दिया ना, तो अब आपको उसका जो आइडेंटिटी वो गायब हो जाएगी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि फिट करी आपने इसमें डाली थी, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने फिट करी उसमें डाली थी, ऐसा आपको कुछ उसमें प्रूफ नहीं मिलेगा कि आपने इसमें फिट करी डाली है। क्यों? क्योंकि फिट करी किससे बनी है, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम, इन आयनों से बनी है। और ये जो आयंस होते हैं, ठीक है, ये उन सभी आयनों में डिसोशिएट हो जाते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं कंस्टिट्यूएंट आयंस में। और उन सभी आयनों का टेस्ट आपको पर्टिकुलर डिफरेंट टेस्ट आपको देंगे, जैसे K+ का, SO4 2- का और Al+3 का, इन सब आयंस की ये टेस्ट आपको देंगे। तो ध्यान रखना, जो सिंपल साल्ट या जो डबल साल्ट होते हैं, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं जब आप इनको सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हो, ठीक है। जब आप इनको वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। तो ये डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में और आपके जो ये एडिशन कंपाउंड होते हैं, सॉरी आप सिंपल साल्ट और डबल साल्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल साल्ट और डबल साल्ट की स्पेशल आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक तो ये सिंपल आयन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि जब आप इनको वाटर में डिजोल्व करते हो, डिसोशिएट करते हो, तो ये उन सभी आयंस का टेस्ट दे देते हैं, परीक्षण दे देते हैं जिनसे मिलकर ये बने होते हैं, ठीक है। तीसरा, सॉल्यूशन फेज में ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो देते हैं, सॉल्यूशन फेज में ये अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की। जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, ये क्या करते हैं, ये भी एडिशन कंपाउंड होते हैं। जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो भी क्या है, आपके एडिशन कंपाउंड ही हैं। जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं वो भी क्या है, एडिशन कंपाउंड ही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते, ठीक है, डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन फेज, ठीक है भाई। सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। और जैसे ये डबल साल्ट और सिंपल साल्ट थे, ये सभी आयंस का टेस्ट दे रहे थे, ये सभी आयंस का टेस्ट नहीं देते, ये पर्टिकुलर एक केटायन का और एक स्पेसिफिक एनायन का ही टेस्ट देते हैं, ठीक है। दे गिव ओनली टेस्ट ऑफ पर्टिकुलर केटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन एंड वाइस वर्सा, जो आपका कॉम्प्लेक्स केटायन भी हो सकता है तो एनायन सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपका केटायन सिंपल हो गया तो एनायन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और हर आयंस का, ईच आयन का ये टेस्ट नहीं देंगे आपको। जैसे देखो आपका है K4FeCN6, जब आपने इसको डिसोशिएट किया तो ये क्या बनेगा आपका 4K प्लस FeCN6 4-। तो ये पर्टिकुलर इस पूरे कंपाउंड का, ये पूरा एक क्या है, एनायन है। तो इस पूरे एनायन का एक ही टेस्ट देगा, इस पूरे एनायन का आपको एक ही टेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आयरन +2 का, साइनाइड -1 का टेस्ट डिफरेंट मिलेगा, नहीं। इस पूरे कॉम्प्लेक्स का एक ही आपको टेस्ट मिलेगा, एक इस आयन के कारण और एक इस कॉम्प्लेक्स आयन के कारण आपको टेस्ट मिलेगा। तो ये आपके क्या हो गए, आपके सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके हो गए हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक एडिशन कंपाउंड होते हैं
एक एडिशन कंपाउंड होते हैं जिनको आप वाटर में डिजोल्व करते हो, डिसोशिएट करते हो, तो ये कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते, पार्शियल आयोनाइज होते हैं। कंप्लीट आयोनाइज नहीं होते, पार्शियल आयोनाइज होते हैं, ठीक है। और पार्शियल आयोनाइज होंगे तो उन सभी आयंस का टेस्ट नहीं देते जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। जो संकुल यौगिक होते हैं उन सभी आयंस का टेस्ट नहीं देते जिनसे मिलकर ये बने होते हैं। जिनसे मिलकर ये बने होते हैं उन सभी आयंस का टेस्ट नहीं देते, पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कैटायन और एक स्पेसिफिक एनाइन का ये टेस्ट देते हैं, ठीक है। जब आप इनको सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हो तो ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, ये अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं। समझ में आ गया क्या? ध्यान रखना भाई, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान रखना भाई, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर represented by स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है भाई। स्क्वायर ब्रैकेट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं इस वाले से, इस वाले ब्रैकेट से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ गया? तो अब आप क्या करोगे? हेडिंग डालोगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और इसके मैं डेफिनेशन आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। डेफिनेशन आप इसकी लिखोगे भाई, ठीक है। चलो लिखो, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में, वे योगात्मक यौगिक जो जलीय विलयन में अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते हैं तथा जो अवयवी आयनों के अलग अलग परीक्षण न देकर ना देकर संपूर्ण आयन का एक ही परीक्षण देते हैं, संपूर्ण आयन का एक विशिष्ट परीक्षण देते हैं, संपूर्ण आयन का एक विशिष्ट परीक्षण देते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं, संकुल यौगिक कहलाते हैं। ये एग्जाम्पल आप लिख लो। ये वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्या है? संकुल यौगिक है आपका। ये पूरा क्या है? ये आपका संकुल यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ठीक है भाई। ओके, वेरी गुड, ठीक। चलो लिख लो। आगे लिखना आप, संकुल यौगिकों को वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है। संकुल यौगिकों को वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है, ठीक है। अब आप क्या करो? अब आप क्या करो, एक हेडिंग लिख लो, उपसहसंयोजक यौगिक। क्या लिखो? उपसहसंयोजक यौगिक। डेफिनेशन लिख लो इसकी, फिर आगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कंटिन्यू करेंगे अपन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखो क्या होते हैं, आपको अच्छे से पता है कि स्क्वायर ब्रैकेट में एक मेटल होगा और लिगेंड होंगे। जो लिगेंड होते हैं वो मेटल के साथ उपसहसंयोजक बंध द्वारा बनते हैं और एक संकुल का निर्माण करते हैं। तो ऐसे कंपाउंडों के यौगिकों को क्या कहोगे आप? उपसहसंयोजक यौगिक आप कहोगे। तो डेफिनेशन लिख लो आप, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ऐसे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु या आयन चारों ओर से उन परमाणुओं या समूहों से घिरे होते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन चारों ओर से उन परमाणुओं या समूहों से घिरा होता है जो धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, जो धातु के साथ उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, ठीक है भाई। आगे लिखना आप,
संकुल यौगिकों की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो संकुल यौगिकों में आगे लिखना, जो संकुल होता है आपका, जो संकुल होता है किस किस से बनाता है, धातु और लिगेंड से। किस किस से बनाता है, धातु और लिगेंड से, ये रहा। तो जब आपने इसको पानी में डिजोल्व किया तो क्या धातु और लिगेंड के बीच का बंध टूटा, क्या नहीं टूटा। जब अपन संकुल यौगिकों को पानी में घोलते हैं तो धातु और लिगेंड के बीच का बंध टूटता नहीं है, वियोजित नहीं होता, डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। लिखना आप, लिखना संकुल, फिर कोमा लगाना, संकुल धातु आयन व लिगेंड से बना होता है, संकुल धातु आयन व लिगेंड से बना होता है तथा जलीय विलयन में धातु व लिगेंड के बीच का बंध तथा जलीय विलयन में धातु व लिगेंड के मध्य का बंध वियोजित नहीं होता है। धातु व लिगेंड के मध्य का बंध वियोजित नहीं होता है। अतः धातु आयन व लिगेंड दोनों मिलकर समन्वय परिमंडल का निर्माण करते हैं। अतः धातु आयन व लिगेंड दोनों मिलकर समन्वय परिमंडल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन लिख लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या लिख लो, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। समन्वय, धातु आयन व लिगेंड मिलकर समन्वय परिमंडल का निर्माण करते हैं, जिसे वर्गाकार कोष्ठक में लिखा जाता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का निर्माण करते हैं, जिसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। ये वाला फोटो आप बना लेना, ठीक है भाई। चलो आगे लिखना, आगे लिखना समन्वय परिमंडल के साथ जुड़े धन आयन व ऋणायन में संकुल से वियोजित हो जाते हैं। समन्वय परिमंडल के साथ जुड़े हुए, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के साथ जुड़े हुए धन आयन व ऋणायन, कैटायन व एनायन जलीय विलयन में, समन्वय परिमंडल के साथ जुड़े धन आयन व ऋणायन जलीय विलयन में संकुल से अलग हो जाते हैं, ठीक है भाई। जलीय विलयन में संकुल से वियोजित हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो वही लिख लो, K4FeCN6। उसको एग्जाम्पल को लिखने से पहले एक चीज़ लिख लो आप। एग्जाम्पल्स को लिखने से पहले एक चीज़ आप लिख लोगे, फिर एग्जाम्पल्स लिख लेना भाई। हमने देखो क्या कहा, हमने ये कहा कि आपके पास एक मेटल होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, लिगेंड होंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे कोई एक आयन हो सकते हैं या फिर यहाँ पे कोई आयन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आयन होता है, ये जो आयन होता है, इनको क्या कहा जाता है, काउंटर आयन। क्या कहा जाता है इनको, काउंटर आयन को कहा जाता है। और ये जो आपके हैं, इनको क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है, ठीक है। जो काउंटर आयन होते हैं, ये आयोनाइजेबल स्पीसीज होती है। कैसी होती है, आयोनाइजेबल स्पीसीज होती है। जैसे आपने इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को वाटर में डिसोल्व किया, डिसोशिएट किया, तो ये काउंटर आयन वहाँ से डिसोशिएट हो जाते हैं, डिफरेंट अलग हो जाते हैं। इस किससे, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से। और ये कैसी होती है, अनआयोनाइज्ड, अनआयोनाइज्ड स्पीसीज होती है, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल K4FeCN6, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका काउंटर आयन, ये क्या है आपका काउंटर आयन है। और ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। जैसे आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको मिल जाएगा 4K +
प्लस Fe6 4 माइनस। तो अगर आप इसका टेस्ट करते हो ना तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का एक ही टेस्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। और इन 4 केटन्स का देखो, ये आयनाइज होगी क्या, ये कैसी हो गई आयोनाइज्ड, और ये कैसी है अभी भी अनआयोनाइज्ड, कैसी है अनआयोनाइज्ड ही है ये स्पीशीज। समझ में आ गया होगा। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि जो हमने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो कहाँ से बनता है, एक मेटल से और लिगेंडों से मिलकर बनता है। ठीक है, धातु और लिगेंडों से मिलकर किसका निर्माण होता है, समन्वय परिमंडल का निर्माण होता है। ठीक है, और समन्वय परिमंडल के बाहर क्या लगे होते हैं, आयंस लगे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, काउंटर आयंस कहते हैं। तो जब आप समन्वय परिमंडल को या फिर संपूर्ण समकुल यौगिक को वाटर में डिजोल्व करते हो तो आपके ये जो काउंटर आयन होते हैं, ठीक है, धन आयन और जो ऋण आयन होते हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ से वियोजित हो जाते हैं। किससे, कोऑर्डिनेशन, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर से वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, और वो आयोनाइज हो जाते हैं सॉल्यूशन में जाके, जबकि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है एज इट इज रहता है, इसमें कोई आयोनाइजेशन इसका नहीं होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। आगे लिखोगे आप, आगे आप लिखोगे, लिखो भाई, हेडिंग डालो कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है भाई, एक बार जो बेसिक टर्म्स हैं वो अपन लिख लेते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। ठीक है, तो हेडिंग लिखोगे आप कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। हेडिंग क्या डालोगे आप, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, मैं इसको CN से रिप्रेजेंट करूँगा, ध्यान रखना साइन ऐड मत बोल देना इसको, इसको साइन ऐड मत बोला, सी में कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब आगे जब हम निकालेंगे ना तो इतना बड़ा कौन लिखेगा, इतना बड़ा नाम कौन लिखेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कौन लिखेगा, शॉर्ट में लेंगे CN। देखो क्या होता है भाई, ध्यान रखना, पहले समझ लो फिर लिख लेना। ये आपका कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ठीक है, क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। अब ध्यान रखना, दो टाइप से इसकी डेफिनेशन दी जाती है। मेटल के साथ जितने मोनोडेंटेड लिगेंड लगे होते हैं, मेटल के साथ जितने मोनोडेंटेड लिगेंड लगे होते हैं, वही उस मेटल का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वही उस मेटल का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। या फिर ये कहा जाता है कि जो लिगेंड होते हैं मेटल के साथ जितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लिगेंड मेटल के साथ जितने सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, वही उस क्या वो मेटल का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वही उस मेटल का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया। फिर से रिपीट कर देता हूँ, मेटल के साथ लिगेंडों ने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, तो जो सिग्मा बॉन्डों की संख्या है वही क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। या फिर जो मेटल के साथ कितने मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोनोडेंटेड लिगेंड्स अटैच्ड विद मेटल, number of monodental ligand attached with metal called coordination number of metals। ध्यान रखना भाई, मोनोडेंटल लिगेंड हाईलाइट कर लेना इसको, कितने मोनोडेंटल लिगेंड अटैच हैं, अभी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे लिगेंड्स का, चिंता मत करो आप। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड formed by the ligands with the metal called number of sigma bonds are formed, number of sigma bonds are formed by the ligands, number of sigma bonds are formed by the ligands with metal called
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल। अभी मैं डेफिनेशन हिंदी में लिखूंगा, ध्यान रखना, पहले एग्जांपल्स लिख लो। फॉर एग्जांपल KF4FeCN6, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा भाई, क्योंकि यहाँ पे 6 लिगेंड अटैच हैं। और ये सारे CN लिगेंड कैसे होते हैं? मोनोडेंटेड होते हैं। कैसे होते हैं? मोनोडेंटेड होते हैं। ऐसे देखो COH2O6 प्लस का 2, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि जो H2 है जो वो मोनोडेंटेड लिगेंड है। कितना कैसा है? मोनोडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, और देखो एग्जांपल CuEn का थ्राइस, CuEn का थ्राइस प्लस का 2। ठीक है, ठीक है भाई। यहाँ पे सॉरी OX लिख देता हूँ यहाँ पे प्लस का 3, कुछ भी लिख लो आप, प्लस का 3 लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये लो खुश। यहाँ पे क्या होगा? इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी 3 नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 3 नहीं होगा। कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि ये कैसा लिगेंड है? जो OX है ये बाइडेंटेड लिगेंड है। कैसा है? बाइडेंटेड लिगेंड है, मोनोडेंटेड लिगेंड ये नहीं है। अमोनिया मोनोडेंटेड होता है, ये बाइडेंटेड होता है। OX ऑक्जिलेटो इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्जिलेटो। क्या बोलते हैं इसको? C2O4 2 माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस, C डबल बॉन्ड O माइनस। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सीलेटो। क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो, इसको लिगेंड को बोला जाता है। तो पहले आप डेफिनेशन लिखोगे, फिर उसके बाद में इन सब को उतार लोगे। जिनको उतारना उतार लो, मैं हिंदी में डेफिनेशन लिखवा देता हूँ इसकी। लिखोगे केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन तथा लिगेंड के मध्य सिग्मा बंधों की संख्या को धातु की समन्वय संख्या कहते हैं। ठीक है भाई, आगे लिखना। नेक्स्ट लाइन से अथवा लगा के दूसरी डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, ये रहा, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, सी वाली डेफिनेशन लिख दे, ये वाला लिख लेते हैं। ठीक है, लिखना। नेक्स्ट लिखना अथवा लगा के, एक संकुल आयन या यौगिक में, एक संकुल आयन या यौगिक में धातु आयन या परमाणु, एक संकुल आयन या यौगिक में धातु आयन जितने एक दंतुक, धातु आयन जितने एक दंतुक लिगेंडों द्वारा घिरा होता है। एक संकुल आयन या यौगिक में धातु आयन जितने एक दंतुक लिगेंडों द्वारा घिरा होता है, जितने एक दंतुक लिगेंडों द्वारा घिरा होता है, वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। अब देखो ये सारे कैसे लिगेंड हैं? ये मोनोडेंटल लिगेंड हैं। ये कैसे हैं? CnH2O। ये कैसे हैं? मोनोडेंटल, एक दंतुक हैं। ऑक्जिलेट कैसे है? बाइडेंटल लिगेंड है, द्विदंतुक है। अब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब आपको बता दूंगा, फिलहाल आप याद रखो। ठीक है, अगर ध्यान रखना, अगर लिगेंड बाइडेंटेड है तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर लिगेंड ट्राइडेंटेड है, कोऑर्डिनेशन नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। टेट्राडेंटेड है, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हेक्साडेंटेड है, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे लिखा होता है कैल्शियम EDTA4 माइनस, बोलो भाई। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं DTA4 माइनस। बताओ कितना आएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर? इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो आएगा 6। कितना आएगा? 6। यहाँ पे जो EDTA है वो हेक्साडेंटेड है। यहाँ पे जो EDTA है, EDTA4 माइनस, ये कैसा होता है? हेक्साडेंटेड होता है। ठीक है, तो नोट डाल के आप लिखोगे, नोट डाल के लिखोगे, लिखना
लिखना, यदि धातु के साथ द्विदंतुक या त्रिदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जुड़े रहते हैं तो, यदि धातु के साथ बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड या पॉलीडेंटेड लिगेंड जुड़े होते हैं तो, यदि धातु के साथ द्विदंतुक, त्रिदंतुक या बहुदंतुक लिगेंड जुड़े होते हैं तो धातु आयन की समन्वय संख्या क्रमशः द्विदंतुक लिगेंड से दो गुनी, त्रिदंतुक लिगेंड से त्रिगुनी तथा बहुदंतुक लिगेंड से बहुगुनी होती है। बहुदंतुक लिगेंड से बहुगुणित होती है। ठीक है भाई, ओके। फॉर एग्जांपल लिख लो, ये लिख लो और लिख लो, बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? EN बाइडेंटेड है तो इसका डबल कर दो, कितना आएगा? 6। जो EN है ना, इसको बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। इथाइलिन डाइएमीन इसको कहा जाता है भाई। ठीक है, और कैसा होता है ये? बाई डेंटेड होता है। कैसे होता है? बाई डेंटेड होता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, वर्नर का सिद्धांत, वर्नर्स थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। आगे और पढ़ लेंगे इनका इंट्रोडक्शन, फिलहाल तो बेसिक लिख लिया अपन ने, आगे और लिख लेंगे। ठीक है भाई, चलो लिखो वर्नर्स थ्योरी। जो वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे ना, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट है भाई, ध्यान रखना। बिफोर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन उन्होंने ये थ्योरी प्रपोज कर दी थी, ध्यान रखना भाई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले ही इन्होंने ये थ्योरी प्रपोज कर दी थी। क्या डालोगे? वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी। वर्नर का सिद्धांत। एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वर्नर। अल्फ्रेड वर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी इनको कहा जाता है। इन्होंने 1893 में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी डिस्कवरी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है भाई, ठीक है। और 1913 में ही गॉट नोबेल प्राइज। इनको नोबेल प्राइज मिला था। ध्यान रखना भाई, जो अल्फ्रेड वर्नर थे इन्होंने क्या किया, इनको फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी कहा जाता है। 1893 में इन्होंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसके लिए 1913 में इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज इनको मिला था। बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले इन्होंने ये जो थ्योरी है वो प्रपोज कर दी थी। जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी उससे पहले ही अल्फ्रेड वर्नर ने अपना प्रिंसिपल प्रपोज कर दिया था, अपनी थ्योरी दे दी थी। कितने ग्रेट साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं।
जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, एक तो प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है। कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है और उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर से सुनो, वर्णन ने क्या कहा कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। वर्णन ने क्या कहा? जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो आपके 2 टाइप की वैलेंसी शो करते हैं, एक प्राइमरी वैलेंसी, एक सेकेंडरी वैलेंसी। जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयोनाइजेबल होती है। कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है। और किसको रिप्रेजेंट करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को रिप्रेजेंट करती है। ध्यान रखना इस बात का, समझ में आ गया? वेरी गुड। हमने क्या कहा? जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनाइजेबल होती है। 3rd पॉइंट हो गया। 4th पॉइंट कि जो आयनाइजेबल जो आपकी प्राइमरी वैलेंसी है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट अपन उसको करते हैं। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो आपकी, हाँ, प्राइमरी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। प्राइमरी वैलेंसी की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है, ध्यान रखना। और जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करती है। प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिफाइन नहीं करती है, वेरेज जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। या फिर आप कह सकते हो कि सेकेंडरी वैलेंसी डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। और सेकेंडरी वैलेंसी अनआयोनाइजेबल होती है। अनआयोनाइजेबल होती है, उसको आप आयोनाइज नहीं कर सकते। ऑलवेज क्या होती है? फिक्स होती है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज क्या होती है? फिक्स होती है। किससे रिप्रेजेंट करते हो? सॉलिड लाइन से। किससे रिप्रेजेंट करते हो? सॉलिड लाइन से। उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे? डॉटेड लाइन से अपन रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। ये कोई ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अपन ने कहा था प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स ही रहती है। या तो 4 होगी या 3 होगी या 5 होगी या 6 होगी, लेकिन फिक्स होगी। 6 होगी या फिर फिक्स होगी, कितनी भी हो सकती है, लेकिन क्या होगी? फिक्स होगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिटरमाइन किससे किया जाता है? सेकेंडरी वैलेंसी से ही कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को डिटरमाइन किया जाता है। अगर सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है तो आप कह दो कि कॉम्प्लेक्स कैसा है? ऑक्टाहेड्रल है। अगर 4 है तो आप कह सकते हो 2 पॉसिबिलिटी बनती है, एक टेट्राहेड्रल की, एक स्क्वायर प्लेनर की। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का मतलब सेकेंडरी वैलेंसी 5 है तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे जो ज्योमेट्री आएगी वो आएगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ज्योमेट्री कैसी आएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आएगी। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, फटाफट समझ में आ गया ना। प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। रिपीट नहीं करूँगा, अब लिखाऊंगा डायरेक्ट। अल्फ्रेड वर्नर ग्रेट साइंटिस्ट थे, ये मैंने इंट्रोडक्शन उनका दे दिया है, फिर भी उसको मैं लिखवा देता हूँ। 2 प्रकार की उन्होंने वैलेंसी आपको बताई थी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और इनके अलग अलग नाम हैं, वो मतलब नहीं है। आप 2 बात पे याद रखोगे, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है, वेरेज सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स होती है। प्राइमरी वैलेंसी कंपाउंड की ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में हेल्पफुल नहीं होती है। सेकेंडरी वैलेंसी होती है जो वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होती है, करती वही है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है, सेकेंडरी वैलेंसी अनआयनाइजेबल होती है। देखो मैंने कितने सारे डिफरेंस आपको बोल के बता दिए। अब चाहो तो आराम से एक एक को लिख सकते हो। अब मैं आपको थ्योरी लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, लिखो थ्योरी लिखो भाई। 1893 में वर्नर ने संकुल यौगिकों के लिए 1893 में वर्नर ने संकुल यौगिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। 1893 में वर्नर ने संकुल यौगिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया
एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे वर्नर सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखना। इस सिद्धांत के लिए सन 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है भाई, आगे आप लिखोगे अल्फ्रेड वर्नर को उपसहसंयोजक रसायन का जनक भी कहा जाता है। अल्फ्रेड वर्नर को उपसहसंयोजक रसायन का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट लाइन से एरो लगा के लिखो। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार संकुल यौगिकों में धातु आयन दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। डैश लगाओ, नाम लिख लो। पहला लिखो प्राथमिक संयोजकता या प्रमुख संयोजकता, प्राइमरी वैलेंसी। प्राथमिक संयोजकता या फिर प्रमुख संयोजकता भी इसको कहते हैं। ठीक है भाई, जो दूसरा है आपका वो है द्वितीय संयोजकता। या फिर इसको कहते हैं रेजिडुअल वैलेंसी, अवशिष्ट संयोजकता। ठीक है, और इसको कहा जाता है सहायक संयोजकता या अवशिष्ट संयोजकता। सहायक संयोजकता इसको कहा जाता है अवशिष्ट संयोजकता। रेजिडुअल वैलेंसी भी इसको कहा जाता है। नाम याद रखने और कुछ नहीं है। ठीक है, अब मैंने बता ही दिया था आपको कौन क्या क्या होती है। ठीक, चलो वेरी गुड। हेडिंग डालोगे आप प्राइमरी वैलेंसी। मैंने बता दिया था आपको। बोलो क्या होती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी आप लिख लो, इतना काफ़ी है। लिखना भाई, लिखो। धातु की प्राथमिक संयोजकता जलीय विलयन में आयनित हो सकती है। धातु की प्राथमिक संयोजकता जलीय विलयन में आयनित हो सकती है। ठीक है भाई, धातु की प्राथमिक संयोजकता जलीय विलयन में आयनित हो सकती है तथा यह सदैव एक ऋणायन द्वारा संतुलित होती है। ठीक है भाई, रेजिडुअल वैलेंसी भी बोलते हैं इसको और ऑक्सिलरी वैलेंसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? जलीय विलयन में आयनित हो सकती है तथा एक ऋणायन के द्वारा ही संतुलित होगी। किसके द्वारा? ऋणायन के द्वारा ही संतुलित होती है। आगे लिखना, एवं संकुलों में यह धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है।
संकुलों में यह धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अतः डैश लगाओ, डैश लगाओ नंबर 1 पॉइंट। अब पॉइंट बना के लिखो, लिखो लिखो। फर्स्ट पॉइंट लिखना आप, प्राथमिक संयोजकता सदैव किसी ऋणायन द्वारा संतुलित होती है। फर्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक संयोजकता सदैव किसी ऋणायन द्वारा संतुलित होती है। प्राथमिक संयोजकता सदैव किसी ऋणायन द्वारा संतुलित होती है। पॉइंट नंबर 2 लिखना, पॉइंट नंबर 2 लिखना, संकुलों में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता, संकुलों में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। संकुलों में धातु आयन की प्राथमिक संयोजकता उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। आगे आप लिखना थर्ड पॉइंट, प्राथमिक संयोजकता से बंधित ऋणायन, प्राथमिक संयोजकता से बंधित ऋणायन, प्राथमिक संयोजकता से बंधित ऋणायन जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं। प्राथमिक संयोजकता से बंधित ऋणायन जलीय विलयन में आयनित हो जाते हैं एवं इन्हें वर्गाकार कोष्ठक के बाद लिखा जाता है, एवं इन्हें वर्गाकार कोष्ठक के बाद लिखा जाता है। ये रे, ठीक है ना, ठीक है। प्राथमिक संयोजकता में बंधित ऋणायन आयनित हो जाते हैं एवं इन्हें वर्गाकार कोष्ठक से बाहर लिखा जाता है। आगे लिखना, बाहर मतलब आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिखना। अगर ऋणायन की बात करते हो तो आप पीछे लिखोगे, क्योंकि ये धन आयन होता है और ये क्या होगा आपका ऋणायन होगा। तो ये हमेशा ये आएगा आपका प्राइमरी वैलेंसी। ये क्या है आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है भाई, ये अभी क्या है प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखोगे, अगला पॉइंट आप लिखोगे, देखना, प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक होती है। प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक होती है तथा ये संकुल की ज्यामिति निर्धारण में कोई योगदान नहीं देती है। प्राथमिक संयोजकता अदिशात्मक होती है तथा ये संकुल की ज्यामिति निर्धारण में कोई योगदान नहीं देती है। मैंने कहा था आपको। ठीक है, चलो आगे लिखो। प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखा, प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक मिनट। प्राथमिक संयोजकता को बिंदुदार रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लास्ट लिखो, प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है। प्राथमिक संयोजकता आयनिक प्रकार की होती है। तो यह आपकी प्राथमिक संयोजकता खत्म होती है भाई।